हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, एमसीसी की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो चुका है। मैं आप लोगों को लाइव डेमो करके दिखा रहा हूं कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। विंडो ओपन होने के बाद रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप लोग रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये वीडियो आप जरूर देखो और वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपका क्या है, जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है ना, वो कुछ गलत नहीं होगा। आप एकदम एक्यूरेटली रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। इसके बाद अभी आप पैनिक मत होइए। चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग लेट हो रहे हैं। एमसीसी के पोर्टल पे एक प्रॉपर सीट मैट्रिक्स आता है हर साल। एमसीसी के पोर्टल पे आता है वो। ये जो कल आया था, ये जो लिखा है ना नोटिस आपके सामने, नोटिस फॉर सीट मैट्रिक्स सेंट बाय एनएमसी, ये नहीं, प्रॉपर सीट मैट्रिक्स जारी किया जाता है। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। इंफॉर्मेशन बुलेटिन ये ब्रोचर आ चुका है 2025 का। इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना रजिस्ट्रेशन करने से पहले। इसको आप पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ईएसआईसी कोटा कैसे सिलेक्ट करना है, डेली कोटा कैसे सिलेक्ट करना है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिपमर है, एम्स है, ये सब कैसे आपको सिलेक्ट करना है, इसको आपको आइडिया इसका लग जाएगा। हालांकि मैं भी आपको बताऊंगा, इसके अंदर अंदर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि एमसीसी की काउंसलिंग में से कौन कौन से कॉलेजेस आपको अलॉट होंगे। वो कॉलेजेस अलॉट होंगे, देखो, सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑल एम्स, जिपमर, ठीक है। इसके बाद जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी 15% ऑल इंडिया कोटा से सीट जो होती है वो यहाँ से अलॉट होंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर यहीं से सीट अलॉट होगी आप लोगों के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा ना, बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी अच्छी खासी फीस होती है, लेकिन इंफ्रा अच्छा होता है। बच्चे क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं। जनरली साउथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, कर्नाटका में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। और ईएसआईसी कोटा, ईएसआईसी कोटा से भी सीट एमसीसी से ही अलॉट होती हैं। अगर आपको कुछ इंस्टीट्यूट की बीएससी नर्सिंग करना है जैसे, तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग से ही आना पड़ेगा। जो दिल्ली के अंदर कॉलेजेस हैं, दिल्ली के अंदर कॉलेजेस, उनके लिए दिल्ली कोटा से बीएससी नर्सिंग की सीट मिलती है, वो भी एमसीसी ही काउंसलिंग करवाता है। बीएससी नर्सिंग की जो सीट मिलेगी वो भी एमसीसी काउंसलिंग कराएगा। एएफएमसी, अगर आप लोग एएफएमसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो भी काउंसलिंग आप लोगों के लिए एमसीसी ही कराएगा। दिल्ली के अंदर कुछ कॉलेजेस हैं, उनमें से कौन से कॉलेज की एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होती है, कौन सा कॉलेज आईपीयू के अंडर आता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है ना, ये इसके लिए एक मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो ये थे जिनकी काउंसलिंग के लिए, मतलब जिनकी सीट लेने के लिए आप लोगों को एमसीसी काउंसलिंग करनी है। अब एमसीसी काउंसलिंग का मैं स्टार्टिंग से पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो आपके लिए एक ऐसा विंडो ओपन होके आएगा। अब इस विंडो में यहाँ पे आप लोगों को अभी कुछ नहीं फिल करना है। क्लिक ऑन दिस न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक पूरा का पूरा गाइडलाइन लिख के आएगा। इस गाइडलाइन को आपको एक्सेप्ट करना है। ये सारी चीजें पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको इसमें नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आई अग्री का। उसमें आई अग्री पे जब आप क्लिक कर दोगे तब आपको यहाँ पे इस तरीके से पर्सनल डिटेल में लेके आ जाएगा। यहाँ पे आपका नीट यूजी रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये प्री फिल्ड मिल जाएगा। ये वाला कॉलम आप लोगों का जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया था, जो ईमेल आईडी रजिस्टर करी थी, वो वाली ईमेल आईडी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। आपको पासवर्ड कैसा रखना है, अल्फा न्यूमेरिक रखना है। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपका नाम है एबीसीडी, तो कैपिटल लेकर दो, स्मॉल बी सी डी, फिर एट द रेट, हैश, डॉलर, कुछ भी लगा दो, इसके बाद न्यूमेरिक्स डाल दो। इस तरीके से अगर आप लोग पासवर्ड बनाओगे तो इसको अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा। ये वाला कैप्चा उठा के यहाँ फिल कर देना, सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको इस तरीके का एक विंडो ओपन होके दिखेगा। ये विंडो कैसे ओपन होके दिखेगा, यहाँ पे आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा और ईमेल में ओटीपी आएगा। उसको वेरीफाई करने के लिए ये बोल रहा है, मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल को वेरिफिकेशन करना है। मोबाइल में जो ओटीपी आए वो यहाँ फिल कर दो, ईमेल में जो ओटीपी आए वो यहाँ फिल कर दो। इसमें और लिखा है, दैट मीन्स दोनों में से कोई भी एक भी आप फिल कर सकते हो तो भी काम चलेगा आपका। लेकिन आपको ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई करने, दोनों का डाल दो। ये वाला सिक्योरिटी पिन उठा के यहाँ डालो, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करके मूव ऑन कर जाओ। जैसे ही मूव ऑन करके आगे आओगे तो अब आप यहाँ पे आए हो,
यहाँ पे आप लोग देखो क्या क्या चीजें लिखी हैं। ऑथेंटिकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करोगे, फिर अप्लाई फॉर सेक्शन, फिर कॉन्टेक्ट डिटेल, फिर फाइनल सबमिट। ये जो दो कॉलम है, क्वालिफाइंग डिटेल और अप्लाई फॉर सेक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम है। आप लोगों को इस पे ही ध्यान देना है, जिससे कि आप लोगों का फॉर्म नहीं गलत होगा। आप लोगों के लिए ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको ध्यान देना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे यहाँ पे टिक आता चला जाएगा, ग्रीन टिक। इस वाले कॉलम में देख रहे हो मेरे लेफ्ट कॉर्नर की साइड आपका ग्रीन टिक आता दिख जाएगा। देखो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है, ईमेल वेरीफाई हो गया है, तो यहाँ पे मोबाइल और ईमेल का वेरिफिकेशन का आ रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ोगे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके, ये देखो यहाँ पे ये लिखा है ना एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करके जैसे ही आगे बढ़ोगे तो अब आपके सामने इस तरीके का विंडो खुल के आएगा। जेंडर आप मेल फीमेल जो कुछ हो वो क्लिक कर सकते हो। नेशनैलिटी इंडियन। रिलीजन, आपको यहाँ पे रिलीजन क्लिक करना है। रिलीजन जैसे अगर आप हिंदू हो तो हिंदू क्लिक करो। अब अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम क्लिक करो। जैन हो तो जैन क्लिक करो। अगर आप जैसे कोई माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो कुछ कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं, तो जैसे ही आप माइनॉरिटी फिल करोगे वैसे ही आप उन माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये चीज समझिए आप लोग। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी, कैटेगरी वाला कॉलम थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा कैटेगरी वाले कॉलम में डिस्कशन के लिए। देखिए कैटेगरी क्या होता है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो ओबीसी में आ रही है। रीजन बताता हूँ। देखो ये जो एमसीसी काउंसलिंग है, ये एमसीसी काउंसलिंग ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग है, ऑल इंडिया कोटा की। तो अगर आप एमसीसी या अगर आप ओबीसी डाल रहे हो, ओबीसी यहाँ कैटेगरी डाल रहे हो, तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो ऑल इंडिया वाला बना होना चाहिए। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बनता है ओबीसी सर्टिफिकेट वो बना होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी जातियां, बहुत सारी क्या, यूपी के अंदर मैं जाट कम्युनिटी की बात कर लेता हूँ। जाट कम्युनिटी यूपी के अंदर ओबीसी में आती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जनरल मानती है। तो इस तरीके की जो यू कैन से की डिफिकल्टीज हैं कास्ट सिलेक्शन में, उस तरीके की डिफिकल्टीज से आपको बाहर निकलना है। तो अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे उसको ओबीसी कैटेगरी डालो। अब देखिए जैसे कुछ डेली बच्चे, जो डेली स्टूडेंट के बच्चे हैं, उसको बोर्ड क्लियर करता हूं पहले मैं। जैसे कोई बच्चा है उसने ओबीसी डाल दिया यहाँ पे ओबीसी, अब वो दिल्ली के अंदर का है, दिल्ली गवर्नमेंट का उसने ओबीसी सर्टिफिकेट डाला है, तो जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं उसमें उसको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा, जिसमें दिल्ली स्टेट कोटा लगता है। दिल्ली के अंदर जो कॉलेज है आप लोगों को पता है ना कि एमसीसी से ही उसकी 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, और इसी एमसीसी से 85% स्टेट कोटा की भी काउंसलिंग होती है। दिल्ली के जो बच्चे हैं उनको दो ऑप्शन फिल करने को मिलते हैं, एक ऑल इंडिया कोटा से, एक स्टेट कोटा से। तो अगर बच्चे ने दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट लगा के डाल दिया तो वो 85% सीट के लिए एलिजिबल हो गया ओबीसी कोटा में। लेकिन इस एमसीसी कोटा में उसको ओबीसी कोटा नहीं मिलेगा। एमसीसी में जो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं, इसमें ओबीसी कोटा तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं लगाएगा। आप लोग समझ गए? ये डेली स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए भी बता दिया। अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो यहाँ पे यस कीजिए पीडब्ल्यूडी, तो आपके लिए उसके आगे का डिटेल मांगेगा। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एएफएमसी? मैंने आपको बताया था ना कि एएफएमसी जो कॉलेज है उसकी भी काउंसलिंग यहीं से होती है। तो एएफएमसी में जैसे ही आप यहाँ पे यस करोगे आपके लिए विंडो खुल के आ जाएगा और आगे आपसे डिटेल भी मांगा जाएगा। अब ये वाला कॉलम आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। बैंक अकाउंट डिटेल फॉर फी रिफंड इफ एनी। कौन सी फी आएगी? सिक्योरिटी मनी आपकी, जो आप लोग सिक्योरिटी मनी पे करोगे वो रिफंड आएगा। तो ये वाला कॉलम जो है वो आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम डालो, यहाँ अकाउंट नंबर डालो, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालो, बैंक का नाम डालो, ब्रांच एड्रेस डालो। पूरा एड्रेस आप फिल कर सकते हो ब्रांच का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? अपलोड कैंसिल्ड चेक लीव कॉपी फ्रंट पेज ऑफ पासबुक ऑफ ऑनलाइन अकाउंट डिटेल ऑफ अबव मेंशन्ड अकाउंट। आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। जो आपने ये अकाउंट यहाँ पे मेंशन करा है इसकी या तो कैंसिल्ड चेक अपलोड कर दो, कैंसिल्ड चेक। अब आप सोच रहे हो कैंसिल्ड चेक क्या होता है? कुछ नहीं यार, जैसे ऐसे चेक होती है, इसमें यहाँ पे लाइन खींचो और यहाँ पे लिख दो कैंसिल्ड, और ये लो, ये कैंसिल्ड चेक हो गई। मतलब आपको उसके ऊपर सिंपल एक लाइन ऐसे खींच के कैंसिल लिख देना है उसके ऊपर, और बस ये तो आपकी कैंसिल्ड चेक हो गई। इसकी फोटो खींच के फ्रंट पेज को यहाँ पे अपलोड कर दो, या फिर आपको क्या करना है, अपनी पासबुक का फ्रंट पेज अपलोड करना है।
ये किस लिए अपलोड कराते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाला है ना, ये सारा का डिटेल आपका बैंक की पासबुक और आपके चेकबुक में लिखा होता है। उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये डिटेल लेते हैं ये लोग। ये डिटेल जिस क्रॉस वेरीफाई करते हैं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको ध्यान देना है कि ये पीडीएफ फाइल में होना चाहिए फॉर्मेट, और ये 10 केबी से बड़ा और 500 केबी से छोटा होना चाहिए। तो ये आप लोगों का अकाउंट डिटेल वाला सीन हो गया। ये अपना ही अकाउंट डालना, याद रखना। अगर आप कहीं कैफे वगैरह से जा रहे हो, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो और कैफे वाले भैया बोल रहे हैं कि मैं अपना यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, दैट मीन्स जब आज सिक्योरिटी मनी आपकी वापस आएगी तो आपकी सिक्योरिटी मनी इसी अकाउंट में आएगी। फिर आप लोग इनके पीछे घूमते रहोगे। पिछली साल इतने मेरे पास क्वेरी आई थी इसके रिगार्डिंग कि भैया सिक्योरिटी मनी वापस आ गई, कैफे वाले भैया बोल रहे हैं कि नहीं आई है। बहुत दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पे अकाउंट अपना ही डालो। आपको अपना अकाउंट फिल करना है। जैसे आप ये डालोगे इसके बाद आगे बढ़ोगे तो आप लोग आपके लिए इस तरीके का एक विंडो ओपन हो गया है। अब देखो इस विंडो में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है। वहां पे सबमिट करा ऑप्शन आएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको फिल कर दिया आपने, अब आ गया क्वालिफिकेशन डिटेल। एक ये क्वालिफिकेशन डिटेल है एंड अप्लाई फॉर सेक्शन, ये दो वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से देखो आप। इसमें क्या लिखा है, स्कूल स्टेट। देखो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे स्कूल स्टेट तो आपके पास ये 4 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, अगर आपने जेएमआई से 10th 12th किया है, 10th एंड 12th, तो आप इसको क्लिक कर दो। जैसे ही आप जेएमआई फिल करोगे तो आपको जेएमआई का इंटरनल कोटा जो 50% होता है ना, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप एनसीटी ऑफ दिल्ली अदर देन जामिया करते हो, मतलब जामिया के अलावा अगर आपने एनसीटी ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से 10th 12th किया है, तो आप जैसे ही इसको फिल करोगे तो आप दिल्ली स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब दिल्ली स्टेट कोटा के लिए किसके किसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो यहाँ पे एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, बीडीएस कॉलेजेस हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग का भी ऑप्शन है जो कि दिल्ली के अंदर एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में है और बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, वहां पे भी डेली कोटा लगता है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। अगर आप एएमयू फिल करोगे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो एएमयू क्लिक करोगे, वैसे ही आप एएमयू की इंटरनल कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे, 50% कोटा जो इंटरनल होता है। अगर ये तीनों क्लॉज आपके लिए नहीं लग रहे हैं तो आप सिंपल अदर क्लिक कर दो। अदर क्लिक करोगे तो आप बाकी नॉर्मल प्रोसीड कर जाओगे। अब जैसे ही ये वाला कॉलम आपका फिल हो जाएगा, स्कूल स्टेट पासिंग स्टेटस पास कर दो, पासिंग ईयर डाल दो, यहाँ पे रोल नंबर फिल करो आपका, क्लास 12th पासिंग स्टेट, आपको यहाँ पे स्टेट फिल करना है, किस स्टेट से आपने क्लास 12th किया है। नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, आप अपने स्कूल का नेम एंड एड्रेस डाल दो। यहाँ पे लिखा है स्कूल पिन कोड, इस पे कौन सा पिन कोड डालना है। सपोज मैं लखनऊ का हूं तो मैं लखनऊ के अंदर जो कॉलेज था, जो कॉलेज उस एरिया में आ रहा था, जिस एरिया में, उस एरिया का मैं पिन कोड डाल दूंगा। ठीक है, 225630। मैं एक सपोज ऐसे ही बता रहा हूँ कि मैंने ये पिन कोड डाल दिया, तो वो एरिया का पिन कोड यहाँ डालना है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, आगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे फिल करने हैं। पासिंग स्टेटस पास पास पास, मैक्सिमम मार्क्स। देखिए जैसे यूपी में क्या होता है, यूपी हो गया, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, इनके मैक्सिमम मार्क्स 100 ही होते हैं। कहीं कहीं स्टेट में ये मार्क्स चेंज होते होंगे, तो जहाँ चेंज है वो आप लोग मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे फिल कीजिए। मैं 100 फिल कर रहा हूँ। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, अब यहाँ पे आप लोग सिर्फ थियरी के मार्क्स मत डाल देना यार। यहाँ पे आपको थियरी प्लस प्रैक्टिकल के जो टोटल मार्क्स आपके दिख रहे हैं ना, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, वो आप लोगों को यहाँ पे टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स फिल करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, ओनली थियरी के मार्क्स डाल देते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स को इंक्लूड ही नहीं करते हो। क्यों भाई, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी तो आप ही के मार्क्स है ना, प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके इंक्लूड होके वो तो आपकी मार्कशीट में थियरी प्लस प्रैक्टिकल अलग अलग लिखा होता है, नहीं तो है तो वो सारे एक ही, तो वो कंप्लीट मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। ठीक है। इसके बाद ये देखो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी, इसके बाद आपको ये आगे जैसे ही पोर्टल दिखेगा, ये वाला मैंने आपको डिस्कशन करके बता दिया ना कि किस तरीके से आपको इसको फिल करना है। आगे आप आओगे तो ये वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा, बीएमएमसी सफदरगंज हॉस्पिटल एंड एबीवीआईएमएस आरएमएल हॉस्पिटल 85% स्टेट कोटा एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा,
ये दोनों का वही सेम चीज लिखा है जो मैं आपको बता रहा था कि 85% कोटा आपको दोनों मिलेगा अगर आपने एनसीटी से किया है। फिर 15% कोटा के लिए भी आप एलिजिबल रहोगे अगर आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से 12th किया है आपने। एनआईओएस वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ कि जैसे आपने एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 12th किया है, तो आप अगर दिल्ली स्टेट का कोटा लेना चाह रहे हो तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने एनआईओएस से किया तो जो आपका स्टडी सेंटर था वो भी एनसीटी दिल्ली के अंदर होना चाहिए, स्टडी सेंटर। इसके बाद जो आपका एग्जाम सेंटर बना वो भी एनसीटी दिल्ली के अंदर ही कॉलेज होना चाहिए, तो आपको एनआईओएस से भी दिल्ली की एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हैव यू पास क्लास 11th एंड 12th फ्रॉम दिल्ली एनसीटी। तो यहाँ पे अगर आपने लिखा है अगर आपको दिल्ली कोटा चाहिए और ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पे यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब जब आगे आप बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, अप्लाई फॉर सेक्शन का ऑप्शन आएगा। अप्लाई फॉर सेक्शन वाला ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अप्लाई फॉर सेक्शन वाला इंपॉर्टेंट होने की वजह से इसी से आपको ये पता चलेगा कि आप किस किस इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर पाओगे, किस किस इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अप्लाई फॉर, जैसे ही आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करोगे ऑल इंडिया कोटा 15%, दैट मीन्स कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उनमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट जो फिल करी जाती है उनके लिए आप यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर रहे हो, ये उसके लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर, ये लिखा है ओपन सीट्स, इसके आगे देखो लिखा भी है एम्स एज पर एम्स एलिजिबिलिटी, बीएचयू ओपन, एएमयू ओपन, जिपमर ओपन, जामिया ओपन। दैट मीन्स सारे एम्स आपको इससे मिलेंगे, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको इससे मिलेगी, जिपमर मिलेगा इसमें, बीएचयू, एएमयू, जेएमआई, जामिया, ये सारे के सारे आपको इंस्टीट्यूट्स तभी दिखेंगे जब आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे। दैट मीन्स अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी ऑप्ट कर रहे हो और स्टेट कोटा, स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी 15% की जो सीट्स आती हैं एमसीसी के थ्रू उनको भी ऑप्ट कर रहे हो, तो इन दोनों को चेक बॉक्स जरूर करना है। अगर आप इनको चेक बॉक्स नहीं करोगे तो इसमें से ये कॉलेजेस आपकी चॉइस फिलिंग में नहीं दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक लिखा है अप्लाई फॉर बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ओपन सीट्स। अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए भी इंटरेस्टेड हो, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारी लड़कियां बीएससी नर्सिंग करती हैं, तो आपको इसको चेक बॉक्स को क्लिक करना है, तभी आप बीएससी नर्सिंग की चॉइस फिलिंग कर पाओगे। यहाँ के लिखा है अप्लाई फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी आईपी वीएमएमसी आरएमएल एमबीबीएस एंड बीडीएस बीएससी नर्सिंग दिल्ली स्टेट कोटा। जो मैं आपको भी बता रहा था कि आपको अगर दिल्ली स्टेट कोटा क्लेम करना है तो ये वाला चेक बॉक्स आपको जरूर क्लेम करना है, तभी आपको दिल्ली का स्टेट कोटा मिलेगा। और बाकी जो आप ये वाले क्लिक कर चुके हो ना ऑल इंडिया वाले, तो दिल्ली के ऑल इंडिया कोटा भी आपको मिलेगा। अगर आपने ये वाला चेक बॉक्स नहीं क्लिक किया 4 नंबर वाला, तो आपको दिल्ली का स्टेट कोटा के जो कॉलेजेस हैं उनमें चॉइस फिलिंग आप नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अप्लाई फॉर, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हो तो इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करो तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में चले जाओगे। एएमयू की सेल्फ फाइनेंस सीट हैं, एनआरआई सीट्स हैं, जेएमआई की सेल्फ फाइनेंस सीट हैं, इसके बाद एम्स की फॉरेन सीट्स हैं, डीम्ड एनआरआई माइनॉरिटी सीट्स, उसके लिए आपको इस कॉलम को चेक बॉक्स करना होगा। और अगर आप एएफएमसी के लिए करना चाह रहे हो तो एएफएमसी के लिए आप यहाँ पे चेक बॉक्स कर दो। जैसे ही आप ईएसआईसी के लिए करोगे तो यहाँ पे एक कॉलम बन के आ जाएगा और यहाँ पे लिख के आ जाएगा ईएसआईसी, तो आप उसको चेक बॉक्स करो। इस तरीके से आपके सारे ऑप्शन लिखते हुए यहाँ पे दिखेंगे और जिन जिन ऑप्शंस को आप चेक बॉक्स करते जाओगे वही ऑप्शन आपके चॉइस फिलिंग के टाइम अवेलेबल दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। लाइक आपके पास ईएसआईसी कोटा नहीं है तो देखो ईएसआईसी कोटा का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आप एएफएमसी में नहीं जाना चाह रहे हो तो आपको याद है आगे मैंने आपको बताया था कि एएफएमसी के लिए आप जाना चाह रहे हो, जैसे ही वहां पे आपने नो कर दिया होता अगर, तो यहाँ पे ये एएफएमसी भी आपको ना दिखता। आपको दिल्ली का स्टेट कोटा नहीं मिलेगा, लाइक आपने अदर फिल किया है एलिजिबिलिटी वाले कॉलम में, तो आपको ये वाला कोटा नहीं दिखेगा, अपने आप ये गायब हो जाएगा। आपको बीएससी नर्सिंग नहीं करना है तो आपको ये चेक बॉक्स नहीं क्लिक करना है। बोर्ड क्लियर कर दूं फिर समझ में आएगा आप लोगों को। ये
जैसे आपको अगर आपके अंदर डेली का स्टेट कोटा नहीं लागू हो रहा है ना, तो ये वाला कॉलम आपको दिखेगा नहीं, 4 नंबर वाला। आपको बीएससी नर्सिंग नहीं करना है तो आपको इसको चेक बॉक्स को नहीं क्लिक करना है, तो आपको बीएससी नर्सिंग के ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे। बेसिकली ये कहने का मतलब है, आप एम्स में के लिए एलिजिबल हो नहीं एलिजिबल हो, लेकिन आप इसको चेक बॉक्स कर लो, जिससे कि आप लोगों को बीएचयू, एएमयू, जेएमआई, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो एटलीस्ट मिल जाएंगी। और ऑल इंडिया कोटा 15%, इसको चेक बॉक्स कर लो। अगर आपको डीम्ड में नहीं जाना है, ओनली गवर्नमेंट में ही स्टिक रहना है, तो इसको बिल्कुल मत क्लिक करना, क्योंकि इसको जैसे ही क्लिक कर दोगे तो फिर भैया 2 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। सिर्फ अगर आप गवर्नमेंट में रहना चाह रहे हो तो बस ऊपर ही दोनों में रह जाओ, रुक जाओ वहीं पे। तो आप लोगों को आपकी कैटेगरी के हिसाब से सिक्योरिटी मनी पे करनी पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जो बच्चा कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसको डीम्ड में जाना है, वो अननेसेसरी का इस चेक बॉक्स में, 5 नंबर वाले चेक बॉक्स में मत क्लिक करना, नहीं तो फिर आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी पे करनी पड़ेगी। आई थिंक कि आप लोग इस वाले कॉलम को बहुत क्लियरली समझ गए होंगे, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। इसके बाद आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको इस तरीके का पोर्टल ओपन दिखेगा। यहाँ पे क्या लिख गया है, अप्लाई फॉर सेक्शन वाला देखो ग्रीन होके आ गया। अब आप आ गए कॉन्टेक्ट डिटेल में। यहाँ पे आप अपना पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल फिल कीजिए एज पर जो डिजायर्ड, जो इसमें जो जो चीजें मांगी गई हैं। अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, अल्टरनेट ईमेल आईडी दे दो, कोई अपने यार दोस्त की भी ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट आईडी दे सकते हो। ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दिखा रहा है, इसी के नीचे आपको एक कॉलम दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे, सेम एज परमानेंट एड्रेस, सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो ये परमानेंट एड्रेस वाला पूरा कॉलम अपने आप छिप जाएगा। करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका एक ही हो जाएगा। इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो अब आप लोगों से मांगेगा प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, देखो प्रीव्यू में आपको हर एक चीज बहुत ही ध्यान से चेक करनी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सही से ध्यान से नहीं चेक किया और फाइनल सबमिट कर दिया, तो फिर फाइनल सबमिट करने के बाद फॉर्म को एडिट करना मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने फाइनल सबमिट किया नहीं है, आपसे गलती से कुछ चीज गलत फिल हो गई है, कोई जो आपने डेटा दिया है वो गलत डेटा दे दिया है, तो उसको अभी आप एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी अभी एडिट करने में, क्योंकि आप प्रीव्यू में हो। अभी आप इसको एडिट कर सकते हो, फाइनल सबमिट करने के बाद दिक्कत हो जाएगी। अपना ये नीड यूजी रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीजें तो प्री फिल्ड ही आएंगी। कैटेगरी आप चेक करो आपने सही डाली है कि नहीं, रिलीजन चेक करो आपने सही डाला है कि नहीं, इज एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, ये वाला कॉलम चेक करो। ऑल इंडिया नेट रैंक यूजी मेडिकल, सब कैटेगरीज में चेक कर लो आपने नो किया है कि नहीं। ये देखो, ये जो मैं डेमो दे रहा हूँ, ये एफएमसी के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे यस लिखा है। अगर आप ईएसआईसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे यस लिखा आना चाहिए। अगर आप इन लोगों के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे नो लिखा आना चाहिए। अब देखो, आर योर पेरेंट्स सर्विंग रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्सेस, तो ये यहाँ पे नो लिखा है। अगर आपके पेरेंट्स सर्विंग हैं तो आपका यहाँ पे यस लिखा आएगा, तो उस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ प्रियोरिटी आपको मिल जाएगी। पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, रोल नंबर, स्कूल, क्लास 12, पासिंग स्टेट, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्रॉस चेक करनी है, तभी इसके बाद आपको फाइनल सबमिट की ओर जाना है। ये आप समझ लीजिए, हर एक चीज को थॉरोली चेक कर लो, कोई जल्दी नहीं है, आप लोगों के पास इनफ टाइम है सब चीजें चेक करके देन फाइनल सबमिट करना। इसके बाद नीचे देखो, आप लोगों के लिए ये वाला ऑप्शन आएगा बहुत ज्यादा जरूरी, इसको आपको जरूर देखना है। यहां देखने से क्या पता चलेगा कि आपको कौन कौन से एरिया में चॉइस फिलिंग कर पाओगे। लाइक आपके पास अगर डीयू का कोटा नहीं लगेगा तो आपका ये वाला कॉलम अपने आप कैंसिल हो जाएगा। एएफएमसी में नहीं जाओगे, ये वाला कॉलम अपने आप कैंसिल हो जाओगे। आप ओनली गवर्नमेंट कोटा के लिए जाना चाह रहे हो तो आपके पास ये 2 कॉलम दिखेंगे, ओपन सीट्स और ऑल इंडिया कोटा 15%। अगर आप गवर्नमेंट प्लस डीम्ड के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी कॉलम आ जाएगा, तो वो भी आपको दिखेगा। कौन सा, जो मैंने पीछे भी आपको बताया ना, देखो ये वाला कौन सा दिखा देता हूँ, कहाँ है ये वाला, ये देख रहे हो ना, अप्लाई फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला, तो ये वाला भी कॉलम वहां पे आपको दिखेगा। अब ये चीज आपको चेक करनी है, जब आप फाइनल सबमिशन कर रहे हो उसके पहले आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। ये वाला कॉलम आपने चेक कर लिया, इसके बाद अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस चेक कर लो कि आपने जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया है वो एकदम एक्यूरेट है कि नहीं है। जब आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस चेक हो जाए,
इसके बाद ये यहाँ पे आपसे एक ऑप्शन लेगा डिक्लेरेशन का। इस चेक बॉक्स को जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा। ये इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना ही करना है। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू अपलोडेड चेक डिटेल। आप इसको चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो कि जो आपने चेक कैंसिल्ड चेक अपलोड करी है वो आपकी क्लियर है कि नहीं है। अगर नहीं क्लियर है तो आप इसको फिर से अपलोड कर दो। देखो क्लियर अपलोड करोगे तो उसमें क्या है, फॉर्म रिजेक्ट होने की या कोई आपके पास एक नोटिस आने का चांस नहीं है। बेसिकली क्या होता है, अगर इनको कुछ हेजी लगेगा तो ये आपको मेल करेंगे, नहीं तो मोबाइल पे आपको कोई ना कोई मैसेज आएगा कि आपके फॉर्म में इस तरीके की दिक्कत पाई गई है। तो इस तरीके का कोई इश्यू ही ना क्रिएट हो उसके पहले ही आप ये ध्यान दे लीजिए कि ये इसको चेक कर लो, ये हेजी नहीं होनी चाहिए, क्लियर फोटो होनी चाहिए, क्लियर पीडीएफ होनी चाहिए। जिस फोटो खींच के पीडीएफ बनाओगे तो वो क्लियर होनी चाहिए। जब आप इसको चेक बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड फाइनल सबमिट कर दोगे तो आपको एक नेक्स्ट विंडो खुल के आएगी इस तरीके की। अब आप इस विंडो में आ गए, ठीक। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखो अभी तक आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया क्या अपना? कुछ नहीं अपलोड किया, ना ही कोई आपने पेमेंट करी है। तो अब ऑप्शन आएगा आपके लिए पेमेंट का। तो मैं पेमेंट का ऑप्शन पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो और आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना चाह रहे हो तो आप लोगों को 10,000 रुपए सिक्योरिटी मनी और 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो और आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो तो 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी और 500 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं। अगर आप डीम्ड के लिए जा रहे हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, तो फिर भैया आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी और 5,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं। अगर आप डीम्ड, गवर्नमेंट और जो भी जितने भी अगर आप डेली कोटा लग रहा है आपका, ये सारे को इंक्लूड करके काउंसलिंग करना चाह रहे हो तो भी आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी और 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं। ये आपके चार्जेस लगने वाले हैं, ठीक। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आपको चार्जेस पे कहाँ से करने हैं। ये लिखा है पे रजिस्ट्रेशन फीस, यहां से आपको चार्जेस पे करने हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन होके आ जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, यहाँ पे क्लिक करो ऑनलाइन पेमेंट का। इसके बाद कैंडिडेट कंसेंट मांगेगा आपसे, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करो। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने गेटवेज का ऑप्शन आ जाएगा। ये कोई बैंक्स नहीं है जो आपके सामने लिखी है ना, ये गेटवेज है। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि गेटवेज क्या होते हैं और बैंक क्या होते हैं। गेटवेज क्या होते हैं? जो पेमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि यार इसमें डीबीएस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यूनियन बैंक लिखा है, ये तो मेरे पास कोई बैंक का ही नहीं, मैं कैसे नेट बैंकिंग यूज करूं, कैसे पेमेंट करूं। नो, ये इस बैंक के गेटवेज हैं। आपके पास किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग है, किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग है, आप इन गेटवेज से पेमेंट कर सकते हो, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद रखना, आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस सिक्योरिटी मनी अब यहीं पे पेमेंट हो जाएगी, दोनों की दोनों। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग पेमेंट करना है। लाइक आप यूपी नीट में जाओगे ना, यूपी नीट का जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग पे करने होंगे, इसके बाद सिक्योरिटी मनी पे करने का आपको अलग ऑप्शन देगा। ये यूपी नीट की बात बता रहा हूँ, मैंने यूपी नीट पे भी पूरा वीडियो बना रखा है कि लाइव रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप लोगों में से कोई अगर यूपी नीट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो देख सकता है। आपको लाइव रजिस्ट्रेशन इसी तरीके से करके दिखाया है, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस सिक्योरिटी मनी आपसे दोनों एक साथ मांगी जा रही, तो आपको एक साथ पे करनी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करके कोई भी गेटवे पे क्लिक करोगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दे देगा ये। और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। ओटीपी आएगा, ओटीपी वगैरह डालो, पेमेंट कर दो। फॉर्म फिल हो जाने के बाद अब आपको चॉइस फिलिंग जब करने का विंडो आएगा, तो जब लॉगिन करके आप आया करोगे तो आपको इस तरीके का विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बताने से पहले आपको बताता हूँ, करियर सपोर्ट नीड पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। बहुत ही सस्ती पेड काउंसलिंग है हमारी। आप लोगों को अगर पेड काउंसलिंग लेनी है तो आप पेड काउंसलिंग करवा सकते हो। करियर सपोर्ट नीड के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड काउंसलिंग का ब्रोचर ले सकते हो। हेल्पलाइन नंबर है 8925130473। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करो और आप पूरी की पूरी काउंसलिंग आपकी कर दी जाएगी। बहुत ही सस्ती पेड काउंसलिंग हमारी।
जब आपका चॉइस फिलिंग विंडो ओपन होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा टोटल अवेलेबल चॉइसेस। जब आप चॉइसेस फिल कर दोगे तो यहाँ पे दिखेगा फिल्ड चॉइसेस, यहाँ पे अनफिल्ड चॉइसेस दिखेगा। जो आप नहीं फिल करोगे वो यहाँ पे दिखेगा नंबर्स। जब आप चॉइस लॉक कर दोगे तो यहाँ पे स्टेटस दिखेगा आपका लॉक्ड। ये चॉइस फिलिंग का पोर्टल हो जाएगा आपका। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, चॉइस फिलिंग करनी कैसे है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। वो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। आपको खूब लग रहा है कि आपने, जैसे मान लो, चलो मैं बात कर लेता हूं कि आपको आरएमएल मिल जाएगा या आपको बीएसए मिल जाएगा, या आपको सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि कोई आपको एम्स गोरखपुर, एम्स गोरखपुर ले लेते हैं, एम्स गोरखपुर आपको मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के डेटा देख रहे हो और आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो कि आपको प्रीवियस ईयर का डेटा देख के लग रहा है कि आपको एम्स गोरखपुर या बीएसए या आरएमएल मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, कम से कम 4 से 5 कॉलेजेस फिल करने हैं। आप अगर इनसे कम फिल करोगे आपका पर्सनल लॉस होगा, आप लोग ये समझिए। अब जैसे आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको एम्स गोरखपुर मिल जाएगा तो आप इसको 3rd नंबर पे या 4th नंबर पे रखो, एम्स गोरखपुर। इसके बाद एक या दो कॉलेजेस और डालो यार। सपोज मान लो ऐसा हुआ कि आपको एम्स गोरखपुर नहीं अलॉट हुआ तो आपको ये कॉलेजेस अलॉट होंगे, फिर आप अपग्रेडेशन में डाल के आप जा सकते हो। वैसे भी आपको 3rd राउंड तक अपग्रेडेशन का चांस मिलेगा। 3rd राउंड के बाद आपको XYZ, मान लो 3rd राउंड तक आपको एम्स गोरखपुर नहीं अलॉट हुआ, तब आप किसी दूसरे कॉलेज की तरफ जाओगे। तो क्यों ना ऐसा हो कि आप सीट को होल्ड कर लो, सीट को होल्ड करने के बाद आप अपग्रेडेशन की तरफ जाओ। मेरा मतलब ये है कि इतना हैवी रिस्क मत लो कि आपको प्रीवियस ईयर का डेटा देख के लग रहा है कि आपको एम्स गोरखपुर मिलने वाला है और आपने एम्स गोरखपुर को 1st या 2nd नंबर पर रखा। इसके बाद आपने जो नीचे कॉलेजेस जितने भी भरे वो ऐसे कॉलेजेस भरे जिनमें आपके चांसेस नहीं बन रहे थे कि आपको वो मिल जाए, लेकिन आपने ये डाला कि शायद मिल जाए, इनको भी डाल देते हैं। या आपने उसके ऊपर क्या किया, एम्स गोरखपुर के ऊपर सारे कॉलेजेस ऐसे डाले जो आपको लग रहा था कि शायद मिल जाए, और नीचे सबसे आपने डाल दिया एम्स गोरखपुर। आप कॉन्फिडेंट थे कि आपको एम्स गोरखपुर मिल जाएगा। तो क्या हुआ ना, तो आपको ऊपर के कॉलेज अलॉट हुए और थोड़ी सी कट ऑफ इधर उधर हुई तो आपको भैया एम्स गोरखपुर भी नहीं अलॉट हुआ। अब आप एकदम से पैनिक हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कम से कम 5 कॉलेज तो आपको अपनी चॉइस फिलिंग में रखने ही हैं, और जिस कॉलेज को लेके आप कॉन्फिडेंट हो उससे उसके नीचे 1 या 2 कॉलेजेस और डालने हैं, ताकि आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हो कि आपको सीट ही ना मिले। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि एमसीसी काउंसलिंग से ऑल इंडिया कोटा पे लिखता हूं, एमसीसी काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा से अगर आप एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहे हो तो लगभग आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे आपको सीट मिलने के चांस है। देखो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो और लगभग 27.5 के आसपास रैंक है आपकी ऑल इंडिया रैंक, तो आपको सीट मिलने के चांस है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी 28 के रैंक है तो आप काउंसलिंग में जरूर बैठो। लास्ट राउंड तक क्या पता कौन से चांसेस ऐसे बन जाए कि आपको सीट मिल जाए। सेम अगर आप ओबीसी से आते हो तब भी 27.5 के की रैंक है, सीट मिलने के चांस है। 28 के की रैंक है, काउंसलिंग आप जरूर करो। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा से आते हो, अप्रॉक्स 28.5 टू 29 के रैंक है तो आपको सीट मिलने के बहुत हैवी चांसेस हैं। बट अगर आपकी 30,000 रैंक है, 30 के रैंक, तो भी आप काउंसलिंग जरूर कराओ, सीट मिलने के चांस आपको बनेंगे। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। अगर आप एससी कैटेगरी से और आपकी लगभग रैंक 1,45,00,000 से लेके 1,50,000 तक रैंक है तो आपको सीट मिलने के चांस है। लेकिन 1,55 और 1,60 वाले भी काउंसलिंग में बैठो, शायद सीट मिल जाए। यार देखो, जब तक आप लोग काउंसलिंग में बैठोगे नहीं, सीट मिलने का कोई चांस बनता नहीं है। लास्ट राउंड तक काउंसलिंग को फॉलो करते रहो, सीट मिल जाएगी तो वेल एंड गुड। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं लग रहा है। रिजर्व कैटेगरी को कितना खर्च लग रहा है, टोटल 5500 का खर्च आ रहा है और 5,000 तो वापस आ ही जाएंगे, 500 रुपए आपके जाएंगे। और अगर आप एक एक्सपर्ट काउंसलर हायर करोगे तो वो जरूर जो 5-10 हजार ले जाए, इससे ज्यादा दो मत, इसी के आसपास दो और आपकी पूरी काउंसलिंग हो जाएगी। आपके चांसेस कुछ बन रहे होंगे तो बन जाएंगे। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो और आपकी रैंक अप्रॉक्स 1,75,000 से लेके 1,80,000 तक है तो आपको सीट मिलने के चांसेस हैं ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस की। लेकिन अगर आपकी 1,85,000 या 1,90,000 तक रैंक है
तो आप काउंसलिंग में जरूर बैठो। अभी तक का ऑप्शन ये है कि कोई भी एमबीबीएस गवर्नमेंट में सीट बढ़ के फिलहाल नहीं आई है, क्योंकि अभी तक तो जो सीट मैट्रिक्स है वो एमसीसी ने सीट मैट्रिक्स ही नहीं निकाला है। सीट मैट्रिक्स आए, ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आए, इसके बाद कंफर्म हो कि कुछ सीट बढ़ के आ रही है कि नहीं। और हो सकता है कि राउंड 1 में सीट बढ़ के नहीं आए, राउंड 2 राउंड 3 इनमें कुछ नए कॉलेजेस ऐड हो गए हैं। इसलिए मैंने आपको ये गैप दिया है कि आप लोगों को इस गैप में, अगर आप लोग हो एकदम बॉर्डर लाइन पे अगर आप बैठे हो, तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करो। जब तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक बॉर्डर लाइन वालों को सीट मिलने का कोई चांस नहीं बनेगा भैया। आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। किस तरीके से काउंसलिंग चलेगी, इसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप लोग अपने आप से काउंसलिंग करना चाह रहे हो, वेल एंड गुड, आप अपने आप से कर लो, सीखो, फिर काउंसलिंग कर लो। अपने आप से काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हो, सिंपल ऑप्शन होता है, पेड काउंसलर हायर कर लो। कोई बहुत महंगे पेड काउंसलर नहीं मिल रहे हैं, आप लोगों को एक सस्ते रेट में ही पेड काउंसलर मिल जाएगा और आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को इस तरीके का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक यार जरूर करो। लाइक नहीं करते हो आप लोग, और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी रैंक बताओ। मैं आप लोगों को रेस्पॉन्स करूंगा कि आपको कॉलेज मिलने के चांस है कि नहीं है। ठीक है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो जिससे कि आप बाकी लोगों का भी भला हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं तक, मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।